हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। और आज है इसका पार्ट 2। अगर पार्ट 1 नहीं देखा हो तो अभी जाओ, पहले पार्ट 1 देख के आओ, फिर उसके बाद में ये पार्ट 2 देखना, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पार्ट 2। और अभी तक अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। आ जाओ। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, है ना। अपन इंडियन इकोनॉमी का यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन ने बेटा एग्रीकल्चर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज अपन क्या देखने वाले हैं, एग्रीकल्चर में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसके बारे में। ठीक है, आ जाओ। सो टेक्निकल रिफॉर्म्स, HYV टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। तो बेटा अपने एग्रीकल्चर में क्या था ना, देखो उस टाइम पे हो क्या गया था बेटा, खाने वाले बहुत थे लेकिन अपनी एग्रीकल्चर की हालत कैसी थी, बहुत ज़्यादा खराब थी। तो उसमें एक रेवोल्यूशन चाहिए था, एक क्रांति चाहिए थी, जिससे क्या हो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रोडक्शन हो। किसका? फूड ग्रेन्स का। आ जाओ। तो उसमें लिए कौन आया भाई? ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या आया? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया। तो टेक्निकल रिफॉर्म में सबसे पहले क्या का आया बेटा? ग्रीन रेवोल्यूशन आया। उसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं इसमें। अच्छा, ग्रीन का मतलब क्या होता है सबको पता है। ग्रीन रिफर्स टू क्रॉप्स एंड रेवोल्यूशन का मतलब रिफर्स टू स्पर्ट। बेटा स्पर्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? स्पर्ट का मतलब होता है बेटा एक तरह से किसी की सडनली स्पीड बढ़ जाना, इंक्रीज होना। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे स्पर्ट का यूज इसलिए करा गया है, उसके पीछे का रीजन ये है कि भाई जो अपने क्रॉप्स थे, ठीक है, जैसे अगर आपने कभी फसल देखी हो तो फसल में ऊपर तरफ आते ना, वीट की फसल देखी हो, तो वो जो एकदम से फूटने मतलब एक तरह से ज्यादा होने लगे थे, किसके वजह से? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। उनकी जो एक तरह से कल्टीवेशन या एक तरह से ग्रोइंग की जो स्पीड थी वो क्या हो गई थी? ज्यादा हो गई थी। समझ में आया? इसलिए इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई थी। सो टुगेदर दीज टर्म्स इम्प्लाई ए स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन, यानी एक तरह से अपने क्रॉप प्रोडक्शन में क्या हो गया था बेटा? इंक्रीज आ गया था। किसकी वजह से? ग्रीन रेवोल्यूशन के वजह से। ठीक है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बाय नियरली 25%। अपनी जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन थी वो 25% से बढ़ गई थी। इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड सक्सेसफुली ब्रोक द विशियस साइकिल ऑफ एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन। मतलब बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, विच मीन्स बिकॉज ऑफ HYV टेक्नोलॉजी सीड्स विच इज यूज्ड बाय द फार्मर्स। अपने फार्मर्स में जब HI मतलब हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स के जब उन्होंने इस्तेमाल किया, तो उससे क्या हुआ बेटा? अपने यहाँ पे जो प्रोडक्शन थी किसकी? फूड ग्रेन्स की, सीरियल्स की, पल्सेस की, ये क्या हो गई? बढ़ गई। इतनी बढ़ गई कितनी? 25%, जिसके वजह से अपन क्या हो गए? सेल्फ सफिशिएंट हो गए। किसमें? फूड ग्रेन्स में। यानी अपन दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। मतलब इतना उगाने लगे थे कि अपनी जो पॉपुलेशन है उसके लिए हो जाए। ठीक है, और जो विशियस साइकिल यानी जो बुरी साइकिल में अपन फंस गए थे, जहां पर अपना एग्रीकल्चर क्या हो गया था? स्टैग्नेंट हो गया था, बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा था, तो वो साइकिल अपन ने तोड़ दी थी। अब अपना जो एग्रीकल्चर है वो ग्रो करने लगा था। तो एलिमेंट्स ऑफ HYV, हाई यील्ड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। तो हाई यील्ड का मतलब क्या होता है बेटा? यील्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस। ठीक है, यील्ड का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस। आ जाओ। तो द यूज ऑफ, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गई, द यूज ऑफ HYV सीड्स। कौन सी सीड्स? HYV सीड्स। तो सिंस 1965 हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स स्टार्टेड रिप्लेसिंग द कन्वेंशनल वेराइटीज। HYV सीड्स गेन्ड पॉपुलैरिटी फॉर wheat, bajra, rice, maize, jowar and cotton in particularly. It is these seeds which led to the substantial rise productivity in the agriculture output. समझ में आ गया? मतलब ये तो बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा कि भाई यूज ऑफ HYV सीड 1965 से अपन कन्वेंशनल सीड्स की जगह किसका इस्तेमाल करने लगे थे? HYV सीड्स का इस्तेमाल करने लगे थे, जिसके वजह से व्हीट, राइस, बाजरा, कॉटन, इन सब की जो प्रोडक्शन थी उसमें क्या हुआ था बेटा? बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था, जिसके वजह से अपना जो एग्रीकल्चर आउटपुट है उसमें बहुत अच्छी जो प्रोडक्टिविटी है वो उसमें बहुत ज़्यादा क्या हुआ था? राइज हुआ था। ठीक है, अच्छा खासा राइज हुआ था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा? यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। देखो बेटा, अगर आप HYV सीड्स यूज कर रहे हो, विच मीन्स यू हैव टू यूज द केमिकल फर्टिलाइजर्स। आपको किसका यूज करना पड़ेगा? केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना ही पड़ेगा। देन ओनली वो क्या करेंगे? अच्छी प्रोडक्शन देंगे। आ जाओ। सो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ HYV सीड्स रिक्वायर्स द यूज ऑफ
फर्टिलाइजर्स, यानी एक तरह से HYV सीड्स किसके साथ में आई थी, एक पैकेज के साथ में आई थी। वो पैकेज क्या था कि अगर HYV सीड इस्तेमाल करोगे तो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा और अच्छा खासा पानी भी लगाना पड़ेगा। समझ में आया? as the use of HYV increased, so did the use of chemical fertilizers also increase. The estimates of Fertilizers Association of India revealed that almost 297.6 lakh ton of chemical fertilizer were consumed in India during 2021 and 22. देखो भाई, जनता को खिलाना था तो खिलाने के लिए भाई ये सब तो करना ही पड़ता, क्योंकि उस टाइम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, एग्रीकल्चर बहुत ख़राब था, इतनी प्रोडक्शन हो नहीं रही थी। तो डेट वाइज एक तरह से मजबूरी में आके ये इन सब का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि क्या हो सके, प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो आप देख सकते हो कि मतलब 297.96 लाख टन का क्या इस्तेमाल करना पड़ा था, केमिकल फर्टिलाइजर्स अभी तक क्या हो चुके हैं, कंज्यूम हो चुके हैं इंडिया में ड्यूरिंग 2021-22 तक। आगे आ जाओ। थर्ड पॉइंट क्या बेटा, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। अगर आप HYV सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो उनके वजह से क्या आएंगे भैया, ये इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी आपको करना ही पड़ेगा। इंसेक्ट्स को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स, ठीक है, फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। सो अलॉन्ग विद द फर्टिलाइजर्स, मतलब फर्टिलाइजर के साथ साथ मतलब पैकेज में और क्या लेना पड़ेगा भैया, इंसेक्टिसाइड्स भी लेना पड़ेगा और पेस्टिसाइड्स भी लेना पड़ता था। तो द यूज ऑफ HYV सीड्स ऑल्सो रिक्वायर्स द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स अगेंस्ट पेट्स एंड डिजीजेस। तो 14 सेंट्रल प्लांट प्रोडक्शन सेंटर्स वे सेटअप इन दिस रिस्पेक्ट। तो इसके लिए भाई 14 क्या सेटअप करे गए थे, 14 प्लांट प्रोडक्शन सेंटर्स सेटअप करे गए थे, जो एक्चुअल में फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन देते थे तो हाउ टू यूज दिस इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है, ताकि वो अपनी फसलों को क्या कर सकें, इनसे बचा सकें। टिड्डे आते हैं ना, टिड्डे, वो ट्री जैसे टिड्डे, हाँ वो बहुत खराब होते हैं बेटा, अगर वो अच्छी खासी उसमें आ जाए ना, पूरी फसल खा जाए वो, तो उनके मारने के लिए भाई इसका भी इस्तेमाल करना पड़ता था। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, ये गलत लिखा हो गया, ठीक है, क्या एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। द रीजन वाज क्योंकि जो HYV सीड्स थी, कौन सी सीड्स थी, HYV सीड्स को क्या चाहिए था भैया, बहुत पानी चाहिए उनको। अगर आप HYV सीड इस्तेमाल कर रहे हो ना खेती में, तो आपको जो पानी है वो ज़्यादा देना पड़ेगा, है। तो टू कोप विद द नीड्स सेवरल मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वेयर लॉन्च्ड अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स पे बहुत सारे क्या बनाए गए, मतलब छोटे छोटे बड़े बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करे गए, सो डैट इरिगेशन में क्या ना आए, दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर HYV सीड्स इस्तेमाल कर रहे हैं फार्मर्स, तो उनको सिंचाई के लिए पानी कैसा लगेगा भाई, ज़्यादा लगेगा। मतलब एक तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड एक पैकेज लेके आई, ऐसे ध्यान में रखना कि भाई एक तो ये सीड के साथ क्या लगेगा, फर्टिलाइजर लगेंगे, फर्टिलाइजर के साथ क्या लगेगा, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स लगेंगे, और क्या लगेगा, ज़्यादा पानी भी लगेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब अपन किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, 2 डिस्टिंक्ट फेसेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। भाई ग्रीन रेवोल्यूशन के कैसे फेसेस थे बेटा, 2 अलग अलग फेसेस में ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है। फेस 1 क्या था बेटा, मिड 70s की बात करेंगे अपन। आ जाओ, मिड 60s और 70s में देखते हैं क्या हुआ। इन द फर्स्ट फेज ओनली द फार्मर्स हु हैड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू परचेज द इनपुट्स वे आर एबल टू रीप द बेनिफिट्स एंड देयरफॉर रेवोल्यूशन वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द एफ्लुएंट एरियाज ऑफ द कंट्री। भाई स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब 1965 में जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो क्या था ना बेटा, HYV सीड्स, नई नई टेक्नोलॉजी है ना, नई टेक्नोलॉजी तो मतलब महंगी भी होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, शुरू में तो क्या हुआ, जो एफ्लुएंट फार्मर्स थे यानी जो रिच फार्मर्स थे, है ना, सिर्फ वही इस टेक्नोलॉजी को क्या कर पाए, यूज कर पाए। द रीजन वाज, क्योंकि समझ में आया, क्लियर है, क्योंकि इनके पास में क्या नहीं थे, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे। बेचारे जो अपने पुअर फार्मर्स या मिडिल क्लास फार्मर्स थे, उनके पास में क्या नहीं थे बेटा, उस टाइम पे इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे कि वो HYV सीड्स क्या कर सकें, लगा सके। इस वजह से क्या हुआ, शुरू के फेज में इनपुट्स वे आर एबल टू रीप द बेनिफिट्स, ठीक है, सिर्फ जो बड़े बड़े फार्मर्स थे वही इसका बेनिफिट क्या कर सके, रीप कर सके, होता है ना, मतलब ले सके, ठीक है। एंड देयरफॉर रेवोल्यूशन वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द अफ्लुएंट एरियाज ऑफ द कंट्री। इसलिए कंट्री के जो अच्छे एरियाज थे, जहां पे बड़े बड़े फार्मर्स थे, है ना, रिच फार्मर्स थे, वही क्या कर पाए थे, इसका बेनिफिट ले पाए थे। फिर आया फेज 2 मिड 70s और मिड 80s का, ठीक है।
During this phase, the impact of green revolution became widespread, covering most areas of the country and larger number of crops. During the second phase, the government provided loans to small farmers at a very low interest rate and subsidized fertilizers and pesticides, making the modern inputs accessible to the small farmers. As a result, green revolution covered the small landholders as well. That is why the green revolution was divided into two phases. तो जो दूसरा फेज था, दूसरे फेज में क्या हुआ, दूसरे फेज में अपनी जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट को ये समझ में आया कि अरे जो अपने जिनको फायदा होना चाहिए उनको तो क्या नहीं हो रहा, इससे फायदा हो नहीं रहा। तो फिर अपनी गवर्नमेंट ने क्या करा, अपनी गवर्नमेंट ने अपने फार्मर्स को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या देना चालू किया, लोन देना चालू किया, ताकि इससे वो HYV सीड्स खरीद सकें, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स खरीद सकें। उनके ऊपर सब्सिडी क्या दी, फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडी, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स के ऊपर क्या दी, सब्सिडी दी। तो इससे क्या हुआ, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे, सो दैट दे कैन अफोर्ड दीज इनपुट्स, मतलब ये HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वो खरीद सके। तो इससे क्या हुआ, जो स्मॉल और मार्जिनल कौन थे, फार्मर्स थे, उनको भी इसका क्या मिला, बेनिफिट मिला। ठीक है, आ जाओ आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्या देखेंगे बेटा, क्या क्या गेन हुआ, गेन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या क्या फायदा हुआ, स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। So these has been an substantial jump in crop productivity. To illustrate, productivity of wheat was estimated at 3,507 kg per hectare in 2021-22 compared to just 660 kg. देख रहे हो कितना टाइम्स बढ़ गया because of this green revolution per hectare in 1951. So, spurt in productivity has led to a structural shift in the Indian agriculture. तो इसके वजह से, मतलब इस प्रोडक्टिविटी की वजह से इंडियन एग्रीकल्चर में क्या आया था बेटा, शिफ्ट आया था। जो स्ट्रक्चर था इंडियन एग्रीकल्चर का, उसमें क्या आया था, शिफ्ट आया था। दिस हैज मार्क्ड द एंड ऑफ लॉन्ग पीरियड स्टैग्नेशन इन द इंडियन एग्रीकल्चर। तो क्या स्ट्रक्चरल चेंज आया था कि भाई जो इंडियन एग्रीकल्चर जो स्टैग्नेंट था, जो बैकवर्ड था, उसमें क्या आ गया था बेटा, चेंज आ गया था। अब वो इंडियन एग्रीकल्चर कहते हैं ना, अब वो पहले वाले नहीं रहे, तो वही चीज हो गई थी। ठीक है, तो जो अपना एग्रीकल्चर था वो पहला वाला एग्रीकल्चर नहीं रह गया था जो लुपुर लुपुर करता था, अब वो दमदार हो चुका था। किसकी वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो देयर वाज ए स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इंडियन एग्रीकल्चर, इट हैज मार्क द एंड ऑफ लॉन्ग पीरियड स्टैग्नेशन। एक तरह से अपन ने इंडियन एग्रीकल्चर में जो स्टैग्नेशन था, बैकवर्डनेस थी, वो खत्म हो गई थी इसकी वजह से। सेकंड क्या था बेटा, सब्सटेंशियल राइज इन एक्रेज। व्हाट डू यू मीन बाय एक्रेज, एक्रेज का मतलब होता है बेटा एरिया अंडर कल्टीवेशन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मतलब एक तरह से अपनी जो लैंड था, तो लैंड में अपन जो खेती करने का जो एरिया था वो और क्या हो गया था, बढ़ गया था। आ जाओ। So, HYV technology has significantly reduced the time lag between the sowing and the harvesting crops. This has led to the substantial rise in the gross area under cultivation. In 1950-51, gross area under cultivation was 13 crore hectare, which is now has shot up to 20 crore hectare. तो क्या हो गया ना, HYV टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो गया था ना, स्पीड बढ़ गई थी किसकी, ग्रोइंग की, मतलब सोइंग और हार्वेस्टिंग की, यानी कि बोना, सोइंग बोना, और हार्वेस्टिंग मतलब कटाई करना। तो उसमें क्या टाइम कम हो गया था, तो इस वजह से क्या था, अब स्पीड बढ़ गई थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एरिया अंडर कल्टीवेशन, यानी अब ज्यादा एरिया पे जल्दी जल्दी क्या की जा सकती थी, खेती की जा सकती थी। जिसकी वजह से क्या हुआ, 1951 में 13 करोड़ हेक्टर पे अपन जो खेती करते थे, जो कि अब बढ़ के कितनी हो गई बेटा, 20 करोड़ हेक्टर पे अब अपन क्या करने लगे हैं, खेती करने लगे हैं। इससे क्या बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी। थर्ड पॉइंट देखते हैं, शिफ्ट फ्रॉम सब्सटेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। हाँ जी भाई, बेटा अपन जो पहले फार्मिंग करते थे ना, पहले फार्मिंग अपन बस किस लिए करते थे, खाना पूर्ति के लिए। जी हाँ, पहले अपन खाने वाली चीज़ें ज़्यादा उगाते थे, जैसे फूड ग्रेन्स हो गए, सीरियल्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सब्जियां हो गई। अपन ज़्यादातर पहले ये सब चीज़ें उगाते थे। उसके पीछे का रीज़न ये होता था कि भाई खेती अपन खाने पीने के लिए करते थे। अगर सरप्लस बच जाता था तो अपन उसको मार्केट में क्या करते थे, सेल आउट करते थे। बट बिकॉज ऑफ दिस क्या हुआ था, अपना एग्रीकल्चर, बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल्सो, अपना एग्रीकल्चर अब सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर से, यानी कि सिर्फ अपने खुद के लिए खेती करना, अपने खुद के खाने पे के लिए खेती करने की जगह अब अपन काय पे शिफ्ट हो गए थे बेटा, कमर्शियल, यानी कि अब अपन एक तरह से खेती को एज ए बिजनेस करने लगे थे। आ जाओ। So a substantial rise in output owing to the increase in productivity and increase in acreage has started generating market surplus. हाँ भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, खेती में
बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। अब इतना प्रोडक्शन होने लगा तो भाई फार्मर अपने घर पे रखेगा क्या? नहीं रखेगा बेटा। वो बस अपने खाने के लिए रखने लगा और बाकी जितना भी सरप्लस था वो मार्केट में बेचने लगे। दिस हैज़ प्रमोटेड द फार्मर्स टू ग्रेजुअली शिफ्ट फ्रॉम सब्सटेंस फार्मिंग, मतलब सिर्फ अपने खुद के खाने पीने के लिए फार्मिंग की जगह अब फार्मर क्या हो गए थे, कमर्शियल फार्मिंग हो गई थी एक तरह से। दिस इज वाज द साइन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये साइन किसका था? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का था। बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अपने फार्मर्स अब ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे थे, जिसके वजह से वो सरप्लस कहाँ बेचने लगे थे? मार्केट में बेचने लगे थे, जिसकी वजह से फार्मिंग क्या हो गई थी? कमर्शियल हो गई थी। एंड दिस इज ए साइन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। समझ में आया? क्योंकि अब फार्मर्स अपनी सरप्लस उसको बेच सकते थे, बेच के पैसे कमा सकते थे। समझ में आया? चलो फोर्थ पॉइंट देखते हैं बेटा, चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। फार्मर्स का जो आउटलुक था, पहले मतलब फार्मिंग मतलब ऐसे देखी जाती थी कि फार्मिंग सिर्फ अपने लिए अनाज उगा के, अपने लिए दालें उगा के रखने का, अपने लिए सब्जियां उगा लेना, मतलब खुद के लिए ऐसा देखा जाता था। लेकिन अब फार्मर्स का जो आउटलुक था, फार्मिंग को देखने का जो नजरिया था, वो क्या हो चुका था? चेंज हो चुका था। मतलब अब फार्मिंग को क्या करा जा सकता था भाई? एज ए बिजनेस देखने लगे थे। Commercialization of agriculture has caused a change in outlook of the farmers. Farming is no longer viewed as a source of सब्सटेंस, मतलब सिर्फ अब ये नहीं सिर्फ जीविका चलाने या सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं भाई, इट इज कंसिडर्ड एज कमर्शियल वेंचर एज वेल। यानी कि एक तरह से ये क्या है? ये कमर्शियल वेंचर है जिससे क्या कमा सकते हैं? बढ़िया पैसा कमाया जा सकता है। और देखना फ्यूचर में जिस हिसाब से जमीनें कम होती जा रही हैं, एग्रीकल्चर लैंड कम होता जा रहा है, देखना फ्यूचर में एग्रीकल्चर इज गोइंग टू बी द बेस्ट बिजनेस। देखना आया? चलो फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स एंड प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक। बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन दिस ये पॉसिबल हो पाया। अपन क्या हो गए बेटा? अपन सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड ग्रेन्स में। मतलब अब अपने को खाने के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं थी। अब अपन इतना प्रोड्यूस करने लगे थे कि अपने देश का पूरी जितनी भी जनता है उसे अपन खिला सके, मतलब बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ? अपना बफर स्टॉक बढ़ गया। क्या बढ़ गया? बफर स्टॉक। आपने शायद 9-10 में पढ़ा होगा। बफर स्टॉक क्या होता है बेटा? जब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाती है तो जब वो बिकता नहीं है तो कौन खरीद लेता है? एमएसपी पे सरकार खरीद लेती है। और सरकार खरीद के क्या मेंटेन करती है? बफर स्टॉक मेंटेन करती है। 9th या 10th में पढ़ा होगा। और उस बफर स्टॉक को वो अपने पास में रखती है। क्या करती है उससे? वो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना, कंट्रोल शॉप्स होती हैं बेचारे जो बिलो पॉवर्टी लाइन के होते हैं, उनको बड़े सस्ते दामों में बेचती है। और भी मेंटेन करके रखती है ताकि कहीं पे फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए तो वहां पे राहत पैकेज बना के इनको भेजा जाता है लोगों को खाने पीने के लिए। ठीक है, आ जाओ। तो इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन इंक्रीज, ठीक है, एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी लेड टू सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन। स्पर्ट इन production led to a fall in the market price of the food grains. Accordingly, even poorer sections of the society could comfortably fulfill their subsistence need. तो क्या हुआ बेटा? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्शन बढ़ी, एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ा, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से अच्छा खासा प्रोड्यूस होने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा? जब डिमांड कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो जाए, या किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होने लगे तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से अच्छी खासी प्रोडक्शन बढ़ी। प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से फूड ग्रेन्स की प्राइसेस कम हुई, इतनी कम हो गई कि है ना, जो अपना पुअर सेक्शन था सोसाइटी का वो भी उसको इजीली क्या करने लगा? अफोर्ड करने लगा। मतलब खाने का उसका भी क्या होने लगा? बढ़िया इंतजाम होने लगा। फिर भी नहीं खरीद पा रहे थे तो गवर्नमेंट ने बढ़िया बफर स्टॉक मेंटेन करा और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको बड़े सस्ते दामों में अनाज देना भी चालू कर दिया था बफर स्टॉक से। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्या हुआ बेटा? नेक्स्ट चीज पे डील करते हैं। गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन सिग्निफिकेंट बट नॉट सफिशिएंट और लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। लेट्स नाउ डिस्कस द लिमिटेशन। देखो किसी चीज के फायदे भी होते हैं, है ना, किसी चीज के लिमिटेशन भी होते हैं, है ना। तो लिमिटेशन क्या आती है? इसके मतलब लिमिट क्या आती ग्रीन रेवोल्यूशन की? कि भाई लिमिटेड क्रॉप, सब क्रॉप्स में ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था। रेवोल्यूशनरी राइज इन आउटपुट ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन वाज कन्फाइंड मेनली टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, व्हीट एंड राइस। मतलब ज्यादातर जो भी प्रोडक्शन हुआ ना उसमें जितनी भी बढ़ोतरी आई वो ज्यादातर किन में आई? फूड ग्रेन्स में आई। और उसमें भी किस में आई? व्हीट एंड राइस में ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिली। मतलब जो जितने और भी थे उनमें इतनी ज्यादा प्रोडक्शन देखने को नहीं मिली। समझ में आया? तो एक लिमिटेशन ये था। सेकंड क्या था? अनइवन स्प्रेड। क्या था? अनइवन स्प्रेड। मतलब पूरे इंडिया में सबको क्या नहीं मिला? सबको ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा
नहीं मिल पाया। जी हाँ, तो स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल द रीजियंस, मतलब कि सारे रीजियंस में, आपको पता है ना, नॉर्थ साउथ सेंट्रल रीजियन, ऐसे, तो ऐसे अगर देखा जाए तो सारे रीजियंस में क्या नहीं मिला बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा नहीं मिला। इन स्टेट्स लाइक इन पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इट मेड ए रिमार्केबल इम्पैक्ट, यहाँ पे रिमार्केबल इम्पैक्ट आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमीर फार्मर्स थे। सुनो, स्टार्टिंग से ये था, इन लोगों को पहले मिला सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या हुआ बेटा, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो बढ़िया रिमार्केबल इम्पैक्ट आया, लेकिन जो कौन सी थी बेटा, बट इन ईस्टर्न, जैसे यूपी हो गया बेचारा, बिहार, मध्य प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया, इट्स इम्पैक्ट वाज रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट, यहाँ पे उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, इतना ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन का यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं रहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेनिफिट इधर ही मिला था, यहाँ पे इन लोगों को मिला था, यहाँ पे ज़्यादा फायदा नहीं मिला, थोड़ा बहुत ही इन लोगों को फायदा मिला होगा। तो याद रखना, स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, यहाँ पे ज़्यादा फायदा था, और कहाँ पे नहीं था, यहाँ पे कम फायदा मिला, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश। इसलिए देखोगे तो आज भी आपको वो रीजनल इम्बैलेंस देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस ओनली। आ जाओ, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, आ जाओ। So the bulk of farming population in India consists of small and marginal farmers. The gain of green revolution eluded these farmers. Yes, because HYV technology requires expensive inputs which were beyond the reach of the marginal farmers. बहुत टाइम तक तो जो बेचारे marginal farmers थे उनको क्या नहीं मिला, उनको ये मिले ही नहीं, HYV सीड्स वो लोग खरीद ही नहीं पाए। क्यों नहीं खरीद पाए? मैंने पहले ही बताया था, इंडिपेंडेंस के टाइम पे ही अराउंड 80 to 85% पीपल वे लिविंग इन विलेजेस, मतलब समझ जाओ वो कौन थे, गरीब थे ना, गरीब फार्मर्स थे, स्मॉल फार्मर्स थे। क्या स्मॉल फार्मर्स? HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ऊपर से इरिगेशन फैसिलिटी सोचो इनको मिली होगी? नहीं मिली होगी। इसलिए लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, बहुत ही लिमिटेड फार्मर्स थे, मतलब वो भी कौन, अमीर फार्मर्स थे, या एक तरह से मिडिल क्लास अमीर फार्मर्स थे जिनको इसका फायदा मिला। सभी फार्मर्स को इसका फायदा नहीं मिला बेटा, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव था, वो तो बाद में जाके लोन वोन की व्यवस्था हुई, और वैसे ही इलिटरेसी इतनी थी कि है ना, लोगों को पता ही नहीं था भैया इस तरह की चीज़ें भी हैं। हाँ, लिटरली नहीं पता था कि इस तरह की चीज़ें भी हैं। पता भी था तो उन्हें ये नहीं पता था लोन लेके कैसे ले सकते हैं, ठीक है। पढ़ा लिखा होना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जाओ, फोर्थ, इकोनॉमिक डिवाइड। डिस्पाइट एड बाय द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ subsidized inputs, HYV technology remained beyond the reach of the most marginal holders. Consequently, the gulf between the rich and the poor tends to swell over the time. तो हुआ क्या भैया, ये जो अमीरी गरीबी है ना, ये और क्या होती चली गई, इनके बीच का जो गल्फ है, इनके बीच का जो गैप है, वो और क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया। क्यों बढ़ता चला गया? तो ना, उसके पीछे का रीजन ये था, असाक्षरता थी अपने देश में। लोग, फार्मर्स को पता ही नहीं था कि इस तरह की कोई चीज भी है, ठीक है, और अगर पता भी होगा तो वो डर रहे होंगे कि पता नहीं क्या होगा। हाँ, असाक्षरता की वजह से यही होता है, उन्हें समझ में ही नहीं आ रही होगी टेक्नोलॉजी। चलो, टेक्नोलॉजी समझ में आ गई होगी तो महंगे, फिर उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि सरकार क्या दे रही है, सरकार लोन दे रही है, सरकार सब्सिडी पे दे रही है, कितनों को तो ये भी नहीं पता होगा। उसके पीछे का भी रीजन क्या है, असाक्षरता। समझ में आया? तो इस वजह से क्या हुआ कि इकोनॉमिक डिवाइड, जो बेचारे गरीब फार्मर्स थे वो और गरीब हो गए, जो अमीर फार्मर्स थे वो और क्या हो गए, अमीर हो गए। समझ में आ गया? इस वजह से जो गल्फ था ना बिटवीन अमीरी और गरीबी का, वो और क्या होता चला गया, गैप क्या होता चला गया, और बढ़ता चला गया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं भाई। एग्रीकल्चर सब्सिडीज वर्च्यू और वाइज, यानी कि जो एग्रीकल्चर में जो सब्सिडी दी जा रही है, क्या वो वरदान है या वो श्राप? चलो आ जाओ, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो एग्रीकल्चर सब्सिडी ए वाइस, यहाँ पे बोल रहा है भाई, सो ए आर्ग्यूमेंट्स बाय द ओपोनेंट्स ऑफ द कौन, एग्रीकल्चर, ह्यूज बर्डन। भाई ये लोग क्या कह रहे हैं कि भाई सब्सिडी क्या है, सब्सिडी सही नहीं है भैया, सब्सिडी तो शराब है भाई। क्यों शराब है भाई? क्योंकि भाई ये क्या कर रही है, गवर्नमेंट पे क्या डाल रही है, बर्डन डाल रही है। बिल्कुल डाल रही है भाई। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं है भैया उतना पैसा गवर्नमेंट देगी उस कंपनी को। समझ, चलो मैं समझाता हूँ। जैसे मान के चलो कोई चीज 500 रुपए की है, कितने की है, 500 रुपए की। गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे के वो चीज आपको 350 में दे रही है। कितने में दे रही है? 350 में। इसका मतलब मालूम है क्या है, आप उस चीज के 350 रुपए दे रहे हो, 150 रुपए कौन देगी? गवर्नमेंट देगी उस कंपनी को, जो कंपनी ये चीज बना रही है। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो, तो भाई अब इससे क्या हो रहा है, किसके ऊपर बर्डन बढ़ रहा है भाई? गवर्नमेंट के ऊपर। सो इट इज आर्ग्यूड दैट, सॉरी, हाँ, सो इट इज आर्ग्यूड दैट, ये बहस की गई कि भैया वंस द सब्सिडी हैज सर्व्ड देयर पर्पस इम्प्लाइंग द टेक्नोलॉजी इज प्रूवन यूजफुल एंड इज अडॉप्टेड वाइडली, सब्सिडी शुड बी फेस्ड आउट एज दे पुट
ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंस। तो भाई लोगों ने क्या बोला, जो मतलब सब्सिडी के अगेंस्ट में थे, उन्होंने बोला कि भैया काम हो गया ना, लोगों को रिसोर्सेज मिल गए ना, काम हो तो गया, प्रोडक्शन बढ़ गई, अब सब्सिडी क्या कर दो, बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? क्योंकि भाई इसके वजह से गवर्नमेंट फाइनेंस के ऊपर क्या बढ़ रहा है, बर्डन बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो पैसा है, जो डिफरेंस अमाउंट है, वो कौन देगी? गवर्नमेंट देगी उस फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनी को। तो एक तरह से बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा है? गवर्नमेंट के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। और गवर्नमेंट के ऊपर पड़ने वाला बर्डन अल्टीमेटली अपने ऊपर आता है बेटा। अगर गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन पड़ता है ना, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है। समझ में आया? आ जाओ। सेकंड क्या है? मिस अप्रोप्रिएटेड बेनिफिट्स। भाई बेनिफिट्स भी क्या हो गए भैया? मिस अप्रोप्रिएट हो गए। जिनको सब्सिडी मिलनी चाहिए थी वो उनको फायदा मिला नहीं, या जिनको फायदा मिलना चाहिए था उन्हें मिला नहीं, जिन्हें नहीं मिलना चाहिए था उन्होंने भर भर के फायदा उठाया। देखो, द सब्सिडीज नॉट ओनली बेनिफिटेड द फार्मर्स बट ऑल्सो input industries like fertilizer industry. Subsidies are mostly reaped by those in the prosperous regions. Since the target beneficiaries are left behind, there is no reasonable continuing with the subsidies. तो जो लोग सब्सिडी के अगेंस्ट में, उनका ये कहना है सब्सिडी बंद करो। क्यों करो? कि भाई जो जिन्हें फायदा मिलना चाहिए था उन्हें तो मिला नहीं। फायदा किसको मिला? जो फर्टिलाइजर बना रही थी वो कंपनी को फायदा मिला, जो अमीर फार्मर्स थे उन्हें फायदा मिला। बेचारे गरीब फार्मर्स थे उनको तो क्या नहीं मिला, उनको तो फायदा मिला ही नहीं ना। तो क्या करो? सब्सिडी बंद करो भाई, कोई मतलब नहीं है ऐसी सब्सिडी का। सब्सिडी देते क्यों है? सब्सिडी इसलिए देते हैं ताकि अपने यहाँ का जो गरीब है उसे क्या मिले? फायदा मिले। थर्ड, वेस्टफुल कंजम्पशन, है ना। अब सब्सिडी की वजह से क्या हुआ? सब्सिडी की वजह से जो मार्केट प्राइस से कम में चीज़ें मिलती हैं, जब कोई चीज़ आपको कम में मिलती है, सस्ते में मिलती है, तो उसका क्या होता है बेटा? वेस्टफुल कंजम्पशन होता है। आप उसको ज़्यादा खरीदने लगते हो, आप उसे वेस्ट करने लगते हो। तो सब्सिडी डू नॉट अलाउ मार्केट प्राइजेस टू डिक्टेट द सप्लाई ऑफ गुड्स एज मार्केट प्राइस आर अनेबल टू एक्ट एज ए signals availability of supplies at low price leads to the wasteful consumption. क्या होता है ना, अब सब्सिडी की वजह से इनकी प्राइजेस क्या हो गई? कम हो गई। प्राइजेस कम होने की वजह से फार्मर्स इनको खरीदते थे, कुछ फार्मर्स ज़्यादा खरीद लेते थे। तो ज़्यादा खरीदते थे तो वेस्ट भी क्या करते थे? ज़्यादा करते थे। ज़्यादा वेस्टफुल कंजम्पशन होने लगा था क्योंकि सब्सिडी की वजह से प्राइजेस कम थी। तो इसलिए भी वो कहते थे कि क्या करो? सब्सिडी हटाओ। सब्सिडी हटाओगे महंगा होएगा, महंगा होएगा तो फार्मर उतना ही खरीदेगा जितने की ज़रूरत होगी, और डालेगा भी उतना जितने की ज़रूरत होगी। समझ में आ गई? इसलिए जो उसके अगेंस्ट में थे उन्होंने बोला। लेकिन कुछ थे वो ये बोलते थे कि भाई नहीं भाई, एग्रीकल्चर सब्सिडी क्या है भाई? वर्च्यू है भाई, वो वरदान है भाई फार्मर्स के लिए। आ जाओ। क्यों? एग्रीकल्चर क्या है बेटा? बहुत रिस्की बिजनेस है, सबको पता है इंडिया में। सब्सिडी चाहिए ही चाहिए। क्यों? इट इज़ आर्ग्यूड दैट लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर पुअर। हाँ, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स पुअर हैं, उनके पास में क्या नहीं है? डू नॉट हैव सफिशिएंट मीन्स टू परचेज। उनके पास साधन नहीं, उनके पास पैसा नहीं है क्या खरीदने के? ये केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, HYV सीड्स, है ना, इन सबको खरीदने के लिए। हैंस नीड फॉर सब्सिडी। इसलिए क्या चाहिए भाई? सब्सिडी चाहिए। जब तक अपना फार्मर, मैं खुद बोलता हूँ सब्सिडी चाहिए भाई, जब तक हमारा फार्मर क्या नहीं हो जाता? बढ़िया डेवलप नहीं हो जाता, बढ़िया सारे फार्मर्स, मैं कह रहा हूँ अमीर ना हो, कम से कम बेचारे मिडिल क्लास, सारे मिडिल क्लास तक पहुंच जाएं, तब जाके सब्सिडी बंद करना चाहिए। अभी तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इफ सब्सिडीज आर एलिमिनेटेड द इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर फार्मर्स विल एक्सपेंड। हाँ भाई, क्यों? इसलिए क्योंकि अगर सब्सिडी बंद कर दी तो बेचारे जो गरीब है वो और गरीब हो जाएंगे, जो अमीर है वो और अमीर हो जाएंगे, क्योंकि गरीब तो यूज कर ही नहीं पाएंगे ना। इसलिए क्या होगा? जो गल्फ बिटवीन अमीर एंड गरीब है वो और बढ़ता चला जाएगा। बिकॉज रिच कैन रीप द बेनिफिट्स। रिच क्या करेंगे? बढ़िया उसका बेनिफिट लेंगे, बढ़िया, है ना, उनको फायदा मिलेगा नई टेक्नोलॉजी का। लेकिन जो पुअर हैं वो, उनको फायदा नहीं मिल पाएगा। फुल स्टॉप। ठीक है, चलो आगे चलें। हो गया एग्रीकल्चर। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में? इंडस्ट्री के बारे में। किसके बारे में? अब बात होगी इंडस्ट्री की। चलो आ जाओ। तो इंडस्ट्री, sustained GDP growth is possible only when its epicenter lies in the industrial sector. Industries provide employment opportunities that are stable in comparison to those in एग्रीकल्चर सेक्टर। भाई अगर अपने को सस्टेन्ड जीडीपी ग्रोथ चाहिए, यानी कि एक ऐसी जीडीपी ग्रोथ, मतलब कि भाई क्या होता जाए? जीडीपी बढ़ती ही जाए, क्या धीरे 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 क्या हो जाए? बढ़ती जाए। इफ यू वांट ए सस्टेन्ड जीडीपी ग्रोथ, देन उसका जो एपिक सेंटर है, यानी उसका जो केंद्र बिंदु है बेटा, वो कौन होता है? इंडस्ट्री होता है। आप कोई भी डेवलप्ड कंट्री उठा के देख लो, वो आज के टाइम पे डेवलप्ड है, उसके पीछे का रीजन कौन है? उसकी इंडस्ट्रीज। क्यों इंडस्ट्रीज? इसलिए बेटा, उसके पीछे का रीजन इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो 12 महीने एम्प्लॉयमेंट देती हैं। क्या देती हैं?
12 महीने अगर चाहिए तो वो कौन देगी? वो आपको इंडस्ट्री ही देगी, क्योंकि प्रोडक्शन कैसी चलती है, देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन 12 महीने चलती है। होती है कुछ इंडस्ट्रीज जहाँ पे सिर्फ 3 महीने 6 महीने प्रोडक्शन चलती है, बट देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज जहाँ पे 12 महीने क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। मतलब कि एग्रीकल्चर के कंपेरिजन में सबसे ज्यादा स्टेबल जॉब्स, एग्रीकल्चर भी और टेरिशरी सेक्टर में भी सबसे ज्यादा स्टेबल जॉब्स कौन देता है? आपका सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देता है। दैट इज वाई इट कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टू द जीडीपी ग्रोथ। इफ यू वांट ए स्टेबल, अगर अपने को एक स्टेबल ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ होती जाए, तो कौन है भैया? इंडस्ट्री। आ जाओ। सो द प्लानर्स अकॉर्डेड हाई प्रायोरिटी, तो प्लानर्स ने ज्यादा प्रायोरिटी किसको दिया बेटा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, थ्रू द 5-year प्लान्स। इट वाज also recognized by the planners that industrial development needed a strong infrastructure base, required a massive investment which cannot be realized only through a direct and significant participation of the public sector। तो अब जो planners थे, they have seen, उन्होंने देखा था कुछ कंट्रीज जो डेवलप हो चुकी थी या बिल्कुल डेवलप्ड के कगार पे थी, उन्होंने देखा था कि भाई ये कंट्रियां डेवलप कैसे हुई? इंडस्ट्रीज की वजह से। तो उन्होंने अपने 5-year प्लान में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी? अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की, कि भाई अपन किसको डेवलप करेंगे? अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे। तो 5-year प्लान में प्रायोरिटी दी गई थी अपनी इंडस्ट्रीज को, ठीक है। और वो ये भी समझ गए थे कि अगर इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, यानी अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, तो उसके लिए चाहिए एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे सिंपल चीज तो क्या चाहिए भैया? अगर इंडस्ट्री लगा रहे हो तो एनर्जी चाहिए, लाइट चाहिए। लाइट चाहिए तो क्या चाहिए? डैम चाहिए। डैम क्यों चाहिए? ताकि क्या बना सके? लाइट बना सके। समझ में आई चीज के नहीं आई? क्लियर है? कोल चाहिए ताकि क्या बना सके? लाइट बना सके। तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इन सब चीज़ों को करने के लिए। और जब इंडस्ट्रीज में इतनी हैवी मशीनरी, इतने प्रोडक्ट्स को इधर से उधर ले जाना होगा, तो क्या चाहिए? रोड्स चाहिए, ब्रिजेस चाहिए। समझ में आया? तो डेट इज वाई वो अपने प्लानर्स को समझ में आ गया था कि भाई अगर अपने को इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग भी चाहिए, इंश्योरेंस, इन सब चीज़ों को क्या करना पड़ेगा? डेवलप करना पड़ेगा। और इन सब के लिए क्या चाहिए था भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या चाहिए था? बढ़िया स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था इन सब के लिए। और इन सब के लिए भाई क्या लगेगा? मैसिव इन्वेस्टमेंट लगेगा। और ये इन्वेस्टमेंट उस टाइम सिर्फ कौन कर सकता था? पब्लिक सेक्टर, सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती थी। भाई इंडिया की इकोनॉमी बेटा इतनी खराब थी, मतलब अपन भी प्राइवेट इन्वेस्टर क्या नहीं करेगा उस टाइम पे अपनी इकोनॉमी पे पैसा नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि वो डूबता ही। समझ में आ रही है चीज के नहीं है? इसलिए इस टाइम पे इतना हैवी इन्वेस्टमेंट सिर्फ कौन कर सकती थी? पब्लिक सेक्टर ही कर सकती थी। तो देख लो, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट वाज कंसिडर्ड एसेंशियल इन द व्यू ऑफ द फैक्टर डिस्कस एड। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि भाई पब्लिक सेक्टर का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन जरूरी क्यों था? क्योंकि इस तरह का हैवी इन्वेस्टमेंट सिर्फ कौन कर सकती थी? सिर्फ और सिर्फ अपनी गवर्नमेंट कर सकती थी। उस टाइम कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनी, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल इतना पैसा अपनी इकोनॉमी पे नहीं लगाता, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि इसका रिटर्न नहीं मिलता ना बेटा। इसका रिटर्न तो सरकार को मिलेगा बाद में, है ना। आ जाओ। तो सबसे पहला क्या था बेटा? लैक ऑफ कैपिटल। ठीक है, अपने प्राइवेट इन्वेस्टर्स इसलिए पैसा नहीं लगाते क्योंकि बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना मतलब ऐसा नहीं है कि टाटा उस टाइम पे जैसे टाटा थे कि टाटा इतना पैसा लगा देते, वो भी नहीं लगा पाते क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा चाहिए था। ठीक है, सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया नीडेड ए बिग पुश, बहुत ज्यादा पुश चाहिए था, इम्प्लाइंग ए large amount of capital expenditure. The requirement of capital for the country's industrial growth was far beyond the capacity of these industrial houses. मतलब उस टाइम इतना पैसा चाहिए था अपने को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कि अपने इंडस्ट्रियल हाउसेस के पास में इतना पैसा था नहीं, और वो अगर होगा भी तो वो लगाते नहीं। अकॉर्डिंगली इट बिकेम एसेंशियल फॉर द स्टेट्स दैट इज गवर्नमेंट टू अचीव द इंडस्ट्रियल ग्रोथ थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसलिए फिर कमान किसने हाथ में ली भाई? अपनी गवर्नमेंट ने, कि चलो ठीक है हम करेंगे भैया, हम अब क्या सेटअप करेंगे? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेटअप करेंगे, पब्लिक इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे। आ जाओ आगे बात करते हैं। सेकंड क्या था बेटा? लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट, यानी एक तरह से उस टाइम पे अपनी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए जो वो चाहिए था ना, प्रेरणा चाहिए थी, या एक तरह से हौसला चाहिए था, एक तरह से वो नहीं था भैया।
क्यों? क्योंकि उस टाइम पे अपनी इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही थी ना बेटा। जो इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही होती उसमें कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर क्या नहीं लगाएगा, पैसे नहीं लगाएगा। वो उस इकोनॉमी की जगह दूसरी इकोनॉमी में पैसा लगाएगा जहां पे बढ़िया ग्रोथ हो रही होगी, ठीक है। सो द प्राइवेट इन्वेस्टर्स लैक्ड इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, मतलब उनको कोई इंकरेजमेंट ही नहीं आ रही थी। देखो क्या होता है ना, आप किसी भी चीज में पैसा कब लगाते हो? तब लगाते हो जब आपको लगता है एज ए बिजनेसमैन कि जब रिटर्न अच्छा मिलेगा। जब आपको लग रहा है रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा, आप पैसा नहीं लगाओगे। तो अपनी इकोनॉमी को देख के अपने इन्वेस्टर्स क्या नहीं हो रहे थे, इंड्यूस नहीं हो रहे थे। दे वर नॉट फीलिंग लाइक दैट दे विल मेक मनी। वो प्रेरित नहीं हो रहे थे, इस वजह से उनको कोई इंकरेजमेंट नहीं आ रहा था। So it was owing to the limited size of the market. Limited size of the market was owing to the low level of demand. तो मार्केट का उस टाइम अपना साइज कैसा था? कम था। क्यों? क्योंकि लोगों की इनकम कम थी। लोगों की इनकम कम थी तो डिमांड कम थी। तो जब डिमांड कम होती है बेटा तो ऐसी जगह पे पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं है, आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, ठीक है। सो the level of demand was low because low level of income. Accordingly, public enterprises were the obvious choice to initiate the process of industrialization. तो ऐसे टाइम पे क्या पब्लिक इंटरप्राइजेज ही एक चॉइस बची थी जो कि क्या कर सकती थी? इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकती थी। क्योंकि इस टाइम पे कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर या इंडिविजुअल या बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस पैसा नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका पैसा डूबेगा ही। थर्ड, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, ठीक है। अब गवर्नमेंट को क्या करना था? गवर्नमेंट को ग्रोथ करनी थी किसके साथ? सोशल जस्टिस के साथ में। सो द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दिस ऑब्जेक्टिव कुड ओनली बी अचीव्ड ओनली थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट दैट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट रेदर देन इन्वेस्टमेंट दैट मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट। भाई गवर्नमेंट क्यों इन्वेस्ट कर रही है? इसलिए कर रही थी क्योंकि गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं कमाना था, नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइज मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। बिकॉज जब गवर्नमेंट ये सब इन्वेस्टमेंट करती, जब ये इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती, फैक्ट्री सेटअप करती, रोड्स बना रही थी, डैम्स ब्रिजेस ये सब बना रही थी, तो इसके पीछे का रीजन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं था। फटाफट दे रहे थे जो लाइसेंस, मतलब कहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर रहे थे? बैकवर्ड रीजन्स में। इसलिए सरकार ने लाइसेंस वाला सिस्टम रखा कि भाई जल्दी लाइसेंस उनको देंगे या लाइसेंस उन्हें देंगे जो बैकवर्ड रीजन में क्या लगाएंगे? इंडस्ट्री लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जहां पे जाएगी इंडस्ट्री वहां पे मिलेगा रोजगार, वहां पे होगा डेवलपमेंट, वहां पे और भी चीजें डेवलप होंगी। समझ में आई बात की नहीं आई? ठीक है ना। सो दिस वाज द रेगुलेटेड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, different uses. The focus was to promote social welfare rather than private profits. So the main reason why the government introduced this licensing system, so that they can encourage these private entrepreneurs to set up the industries in what? Backward regions. So that what will happen? These backward regions, when they will go and set up their industries in backward region ना, तो what they will get? उधर के लोगों को क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उधर क्या होगा बेटा? डेवलपमेंट होगा, वहाँ रोड बनेगी, वहाँ स्कूल आएंगे, कॉलेजेस आएंगे, समझ रहे हो? वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की इनकम जनरेट होगी, लोग डिमांड करेंगे। दिस वाज द रीजन, विच मीन्स सोशल वेलफेयर रेदर देन प्राइवेट प्रॉफिट। द मेन फोकस वाज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर रेदर देन प्राइवेट प्रॉफिट्स। थर्ड क्या बेटा? इंडस्ट्रियल कंसेशंस। यस, सो व्हाट गवर्नमेंट ऑल्सो डिड, गवर्नमेंट ने एक और चीज करा लाइसेंस के साथ साथ में, कंसेशन, छूट देना। मतलब कि अगर आप अपनी इंडस्ट्री कहाँ लगाते हो, अगर आप अपनी इंडस्ट्री बैकवर्ड रीजन में लगाते हो तो वहां पे सरकार उस इंडस्ट्री वाले को क्या दे रही थी? छूट दे रही थी। कैसी छूट दे रही थी? लाइट में छूट, मतलब जो आपका लाइट का बिल आएगा वो कंसेशनल रेट पे आएगा, ठीक है। आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्या नहीं देना पड़ेगा? टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और भी चीजें देखो, ये है ना सब्सिडी। The private entrepreneurs were offered many types of industrial concessions, छूट दी for establishing industry, ठीक है, कि भाई आप इंडस्ट्री लगाओ, कहाँ? ये बैकवर्ड रीजन में लगाओ तो हम आपको छूट देंगे। क्या क्या देंगे? टैक्स हॉलीडेज, फ्रीडम फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर समटाइम्स, यानी जितना मेरे को याद है शायद 3 या 5 साल के लिए क्या कर दिया था? टैक्स फ्री कर दिया था कि आपसे 3 से लेके 5 साल तक क्या नहीं लिया जाएगा? टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या था? सब्सिडाइज पावर सप्लाई। आपको जो पावर मिलेगी ना, लाइट,
लाइट जो आपको मिलेगी बढ़िया लाइट में भी हम आपको क्या दे देंगे, सब्सिडी दे देंगे, मतलब आपसे ज्यादा पैसे नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए आई थिंक इतना बहुत है आज के लिए। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है कब स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे, है कि नहीं। तो अभी तक जितना पढ़ा दिया है, जौन सी भी बुक है उसमें से पढ़ो, कोई डाउट आए, कुछ चीज समझ में नहीं आए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी तक लाइक नहीं किया हो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।